स्टार्ट करते हैं 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। जब फाइनली जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ था बंगाल के नवाब का और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसके जो मतलब अपना पैर कहते हैं ना पसारना चाह रही थी, उनके बीच में जो युद्ध हुआ। तो सबसे पहले पढ़ते हैं व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दीन औला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि जब अलीवर्दी खान की डेथ हुई तो क्या हुआ, सिराजुद्दीन औला जो थे वो क्या बने, नवाब बन चुके थे बंगाल के। द कंपनी वॉज वरिड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेस। कंपनी को क्या चाहिए था, उन्हें एक ऐसा रूलर चाहिए था जो उनके इशारों पे नाचे, मतलब जो क्या करे, अगर वो बोल दें कि हमें परमिशन चाहिए ट्रेड की तो मिल जाए, या जो भी कंपनी बोले वो वैसे काम कर दें। So it tried, though without success, to help one of the सिराजुद्दीन rivals become the नवाब। तो उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि एक जो सिराजुद्दीन औले के जो कहते ना राइवल थे, जो दुश्मन थे, उनको नवाब बना देंगे आगे जाके, और खुद वो क्या करेंगे, एक पपेट उनके लिए तैयार हो जाएगा ऐसा नवाब। An infuriated Sirajuddin Ullah asked the company to stop meddling in the politics affair of his dominion, stop fortification and pay the revenues। तो अब सिराजुद्दीन उल्ला क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भाई हमारे जो आपस के मामले हैं उसमें दखल मत दो, कंपनी को वो यही कह रहे थे। दूसरी चीज़ रेवेन्यूज़ पे करें, मतलब प्रॉपर पैसे वैसे दें। दूसरी चीज़ हर जगह पे ना अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, एक तरह से कि आप अब जो आपस में भेदभाव करके बीच में आना चाह रहे हो उसके लिए मना करा, और अपना जो रेवेन्यूज़ हैं वो प्रॉपर दो, प्लस जो आप अपना एक्सपेंड करते जा रहे हो इसको रोको। आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार, कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल, लॉक्ड द वेयर हाउस, डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिशमैन एंड ब्लॉकेडेड इंग्लिश शिप्स। अब क्या हुआ, जब आपस में बातें वगैरह नहीं हो पाई, नेगोशिएशन नहीं हो पाया कि क्या करना है, तो जो नवाब थे उन्होंने 30,000 सोल्जर के साथ इंग्लिश फैक्ट्री जो थी कासिम बाज़ार में, वहाँ पे गए, उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, जो कंपनी में लोग काम कर रहे थे उन ऑफिशियल्स को, जो मेन वहाँ पे हेड थे, उनको कैप्चर कर लिया। वेयर हाउस को लॉक कर दिया जहाँ पे सामान एक्सपोर्ट होने वाला स्टोर किया जाता था। जितने भी इंग्लिश मैन थे उनके सारे हथियार ले लिए गए और इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया। देन ही मार्च टू कैलकाता टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर। तो उसके बाद वो कहाँ गए, कंपनीज के फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके फोर्ट को जो उन्होंने बनवाया था अपने लिए, वहाँ उसको कैप्चर करने के लिए कैलकाटा गए। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल ऑफ कैलकाटा, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंड फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, री इन्फोर्स बाय नेवल फ्लीट्स। अब उन्होंने क्या किया, जब सुना कि कंपनी ऑफिशियल्स ने कि भाई ये तो अब कैलकाता आ रहा है और ये हमारे को कब्जा कर लेगा, तो उन्होंने क्या किया, मद्रास से उन्होंने फोर्सेस भेजी, किसके अंडर, रॉबर्ट क्लाइव के कमांड पे उन्होंने भेजी कि हम कब्जा कर लेंगे। प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद द नवाब फॉलोड। उसके बाद नवाब के साथ मतलब नेगोशिएशन होने की बातें होती रही। इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दीन उल्ला एट प्लासी। उसके बाद क्या हुआ, देखो स्टार्ट जो हुआ था ये 1756 में, आपके सिराजुद्दीन उल्ला क्या बने थे, नवाब बने थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने उसके बाद क्या किया, कंपनी की आर्मी भेज दी सिराजुद्दीन उल्ला के खिलाफ एट प्लासी। One of the main reason for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddin Ullah commanders, never fought the battle। मतलब कि उन्होंने एक तरह से जो मेन हार का कारण था वो ये था कि जो फोर्स उसके उनके अंडर थी, नवाब के अंडर, मीर जफ़ार के अंडर। देखिए नवाब जो सिराजुद्दीन उल्ला के कमांडर थे मीर जफ़र, उनके अंडर जो फोर्स थी, मतलब उन्होंने लड़ाई ही नहीं करी। क्लाइव हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रॉमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दीन उल्ला। एक्चुअली जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने पहले ही समझौता कर लिया था मीर जफ़र से कि अगर नवाब मर जाते हैं, यानी सिराजुद्दीन उल्ला अगर मर जाते हैं तो तुम ही होगे जो नवाब बनोगे। तो इस लालच में आके मीर जफ़र जो थे कमांडर थे, उन्होंने लड़ाई करी ही नहीं। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। इतनी क्यों इसके बारे में बात होती है, बैटल ऑफ प्लासी इतनी फेमस क्यों हुई थी, क्योंकि वो पहली ऐसी मेजर विक्ट्री थी जिसमें क्या हुआ था, कंपनी वॉन इन इंडिया, जो एक पहली लड़ाई कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में जीती थी। और एक तरह से इस वॉर के बाद, इस लड़ाई के बाद उनको अपने पैर
पसारने का मौका मिला था, इसलिए ये लड़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें और कवर कर लेते हैं। डिड यू नो हाउ प्लासी गॉट इट्स नेम? प्लासी इज़ एन एंग्लिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ पलाशी एंड द प्लेस डिराइव इट्स नेम फ्रॉम द पलाश ट्री। पलाश ट्री से ये नाम लिया गया है, जिसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं रेड कलर के, जिससे गुलाल बनता है, ठीक है, और ये होली पे यूज़ होता है। तो ये चीज़ थी। नाउ ये कोर्ट रूम है जहाँ पे मीटिंग हो रही है, लिखा भी है द कोर्ट ऑफ प्रिपरेटर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और उनकी मीटिंग हो रही थी स्ट्रीट ऑफ लंदन में। Now after the defeat at Plassey, Sirajuddin Ullah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. अब जैसे कि उन्होंने वादा किया था ब्रिटिशर्स ने, सिराजुद्दीन उल्ला की डेथ हो गई क्योंकि उन्होंने उसको मार दिया था, ठीक है, वो हार चुके थे प्लासी का युद्ध, उनको मार दिया गया और मीर जफर को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वॉज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी अभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना चाहती थी। अभी भी उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव, जो वो चीज़ करना चाहते थे, वो थे एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, मतलब अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली। यानी कि अब उनके हाथ में एक ऐसा पपेट था जो उनकी सुनने को तैयार था, ठीक है, उनको जो भी अपने ट्रेड के लिए चीज़ें बेनिफिट चाहिए थे वो सारे उनको डायरेक्टली मिल रहे थे। तो इसलिए दे वर नॉट विलिंग कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल लें, राजकाज को कंट्रोल लें, बिकॉज उनका अभी प्राइम गोल क्या था? उनका प्राइम गोल था कि भाई हमें क्या करना है, अपना काम ही एक्सपेंड करना है। Soon the company discovered that this was rather difficult, for even the puppet Nawab were not always as helpful as the company wanted them to be. धीरे धीरे उनको समझ में आने लग गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये जो पपेट नवाब है, मतलब जो इनके अंडर हैं, कंट्रोल में हैं, ये भी इतनी ज़्यादा कोई हेल्पफुल नहीं है जितना कंपनी इनको बनाना चाहती है कि ये इतनी हेल्प करे। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो ये नवाब थे, इनको भी क्या चाहिए, एक इमेज बना के रखनी है लोगों के सामने, या जो भी इनके अंडर हैं उनके सामने इमेज बना के रखनी है कि हाँ भाई ये काम ठीक से कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती थी कि वो अब पूरी तरह से विलिंग नहीं थे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प करें, ठीक है। What could the company do? When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim in his place. अब क्या हुआ? जब क्या कहते हैं, मीर जफ़र प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाइक वो इनकी बात नहीं मानना चाहते थे कंपनी वालों के, तो कंपनी ने इनको फोर्सफुली हटा दिया और मीर कासिम को उनकी जगह पे बिठा दिया। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought at Buxar, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. उसके बाद क्या हुआ? जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया, उनको भी हरा दिया गया, एक बैटल हुई थी बक्सर पे, और उसके बाद उनको बाहर ले जाके मीर जफर को दोबारा से बिठा दिया गया। द नवाब हैड टू पे रुपीज़ इतने every month, but the company wanted more money to finance its wars and meet the demand of trade and its other expenses. Like नवाब क्या करते थे, इतना पैसा हर महीने देते थे, लेकिन कंपनी चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले ताकि जितनी भी लड़ाइयाँ हो वो फाइनेंस हो सकें, प्लस जो भी डिमांड है ट्रेड की, व्यापार के लिए जो पैसा चाहिए या बाकी एक्सपेंसेस हैं वो उठाए जा सकें। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। बाय द टाइम मीर जफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज। उसके बाद क्या हुआ? बेसिकली कंपनी का लालच ख़त्म ही नहीं हो रहा था, उनको पैसा चाहिए था और पैसा चाहिए था, और जिस टाइम तक मीर जफ़र की डेथ हुई थी 1765 में, कंपनी का मूड बदल चुका था। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवर सेल्फ। उन्होंने क्या बोल दिया कि अब हम पपेट से काम नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारा वैसे भी इनके साथ बैठ के काम नहीं हो रहा है, सो नाउ वी विल बिकम नवाब आवर सेल्फ, हम खुद ही नवाब बन जाएंगे। Finally, in 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the province of Bengal. उसके बाद क्या हुआ? 1765 में मुगल एम्परर ने क्या किया? इनको कंपनी को दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल में दीवान एज खुद एक वो बना दिया। अब क्या हुआ? दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब इन्होंने अलाउ कर दिया कंपनी को, क्योंकि कंपनी खुद अब एक तरह से क्या हो चुकी थी, दीवान बन चुकी थी, तो उन्होंने
अब अलाउ कर दिया कि जितना रेवेन्यू हो सकता है बंगाल का यूज़ कर लो। दिस सॉल्व्ड अ मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी। इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड। अब इनको जो पैसे को लेके प्रॉब्लम हो रही थी, रेवेन्यू को लेके जो प्रॉब्लम हो रही थी, वो सॉल्व हो चुकी थी। और अर्ली 18th सेंचुरी से जो इंडिया का ट्रेड था वो काफ़ी एक्सपेंड हो चुका था, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। बट इन्हें क्या करना था, इनको जितना भी सामान था वो इंडिया से खरीदना था विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। नहीं, मतलब कि इनको सामान इंडिया से खरीदना था, मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, खरीदने का अभी भी था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। ये ऐसा क्यों था, क्योंकि अभी ब्रिटेन के पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो इंडिया में बेच सके। इंडिया के पास सब कुछ था जो वो बाहर बेच सके, बट ब्रिटेन खुद के उनके पास ऐसा कुछ नहीं था कि इंडिया में बेच सके। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। यानी कि पहले क्या होता था, जब भी इंडिया से कुछ जाता था तो थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर ये देते थे, इंपोर्ट करके ब्रिटेन से लाते थे। ठीक है, लेकिन प्लासी के बैटल के बाद इन्होंने बिल्कुल ही गोल्ड वगैरह देना बंद कर दिया। आउटफ्लो जो था गोल्ड का ब्रिटेन से यहाँ आता था वो बिल्कुल ही बंद हो गया। और इसके बाद जब ये प्रॉपर इनको मतलब दीवान का काम मिल गया, लाइक ये हो चुके थे कि हाँ अब ये संभालेंगे, उसके बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया। नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब क्या हो गया था, सब कुछ एंटायरली इंडिया में ही इनका खर्चा उठाया जा रहा था। दीज रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा। अब इसकी वजह से क्या होता था, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल जो भी इंडिया में बनते थे वो इसको खरीदते थे। कंपनी के ट्रूप्स जितने भी होते थे उसका काम, और ऊपर से जो बिल्डिंग बनती थी कंपनी के फोर्ट के लिए, या फिर जो कैलकाटा में ऑफिस बनते थे, जो भी खर्चा होता था वो सब अब कंपनी जो इंडिया का ही रेवेन्यूज़ थे, जो बंगाल जहाँ जहाँ ये रह रहे थे सब कुछ वही उठा रहे थे। कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा था कि भाई ये पैसा दे रहे हैं, गोल्ड दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। सब कुछ एंटायरली अब रेवेन्यू पर डिपेंडेंट हो चुका था। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से एक बेसिक ट्रेड करने के उम्मीद में आए इन लोगों ने अपने पैर फंसाने शुरू कर दिए। पहले इन लोगों को कोई डिमांड नहीं थी कि हमें एडमिन पे कंट्रोल लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे, बट सून दे रियलाइज्ड कि किसी और से काम करवा के नहीं हो सकता, खुद इस चीज़ में आना पड़ेगा, तब हमारा काम और ट्रेड बहुत आसानी से हो पाएगा। तो इस पूरे पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बैटल ऑफ प्लासी से इन लोगों के जो नींव थी वो स्ट्रांग होनी शुरू हुई, और फाइनली आते आते काफ़ी कुछ इनके कंट्रोल में आ गया था। ट्रेड सारा इनका पूरा का पूरा कंट्रोल में आ गया था। तो ये था पार्ट 2 8th क्लास हिस्ट्री चैप्टर 2 का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से ट्रेड क्या कहते हैं, इन्होंने अपना ट्रेड से स्टार्ट किया और पूरा का पूरा कंपनी टेरिटरी इन्होंने कंट्रोल में लेनी शुरू कर दी। द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। तो ये पार्ट 2 था। आगे के पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वरना डायरेक्टली 8th क्लास हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट ऑप्शन है, वहाँ पे क्लास के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको चैप्टर वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।